हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज़ दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे आपके बेस्ट 500 की सीरीज़, जिसमें हम 5 पार्ट यानी कि 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और आज उससे आगे के 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंड द FATF की ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स होती हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। इन सब ऑर्गेनाइजेशंस की फुल फॉर्म और इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे FATF, इसकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक इंटरनेशनल वॉचडॉग है जिसका काम है उन देशों के बारे में पता लगाना जहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो गई, उनके बारे में पता लगाना और उन्हें रैंक करना। उससे फिर बाकी देशों को इन्वेस्टमेंट करने में आसानी रहती है कि अगर किसी कंट्री में ज़्यादा ख़राब हालत है और उन्हें FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है, तो दूसरे देशों को पता चल जाता है कि इनमें हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो ये इसका काम होता है FATF का। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे पेरिस, फ्रांस में। ऐसी और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे UN, यूनाइटेड नेशन, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। एक है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे पेरिस, फ्रांस में। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जिनेवा में। अब कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ले लेते हैं, जैसे नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसके हेडक्वार्टर्स है जकार्ता, इंडोनेशिया में। ऐसे ही सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसके हेडक्वार्टर्स काठमांडू, नेपाल में मिलेंगे। और बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे ढाका, बांग्लादेश में। ये जितने भी हमने डिस्कस किए हैं सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स हैं। इन सब की फुल फॉर्म याद करने के साथ साथ इनके हेडक्वार्टर्स के बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है। विच ऑर्गन हैज़ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स विच आर कॉल्ड एज विलाई, सिंगुलर विलस। ये विलाई आपको मिलेंगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अगर आप उसके अंदर की सरफेस देखेंगे तो वहाँ पर आपको छोटे छोटे उंगली के आकार के विलाइज मिलेंगे और उन विलाइज के ऊपर उनसे भी छोटे छोटे माइक्रो विलाइज, बिल्कुल सेम उन्हीं के जैसे। एक तो इनसे अंदर का सरफेस एरिया बढ़ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और इनका काम होता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। आप कुछ भी खाते हो वो इंटेस्टाइन में से जब निकलता है तो उसमें जितना भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ये विलाइज एब्जॉर्ब कर लेती हैं और बाकी का जो खाना बचता है वो आगे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर सॉइल वाटर टेंशन। सॉइल में वाटर टेंशन को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसे कहता है टेंशियोमीटर। ऐसे ही बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे ऑल्टीमीटर, इसे यूज़ किया जाता है ऑल्टीट्यूड नापने के लिए और ये आपको एरोप्लेन्स वगैरह में मिलेंगे। ऐसे ही एक होता है एनीमोमीटर, इससे हवा की स्पीड नापी जाती है, विंड की स्पीड इससे कैलकुलेट की जाती है। एक होता है बैरोमीटर, इससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं। एक होता है फैथोमीटर, ये समुद्र की गहराई नापने के लिए यूज़ किया जाता है, ओशंस डेप्थ। एक होता है हाइग्रोमीटर, उससे हम नापते हैं हवा में कितनी ह्यूमिडिटी है। ऐसे एक होता है लैक्टोमीटर, जिससे दूध की शुद्धता नापी जाती है, प्योरिटी ऑफ मिल्क। मैनोमीटर से हम नापते हैं गैस प्रेशर। ओडोमीटर, जो आपको अपनी बाइक या गाड़ी में भी मिल जाएगा, इससे हम डिस्टेंस नापते हैं जिससे पता चलता है कि व्हीकल कितना चला है। पायरोमीटर, ये टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो हाई टेम्परेचर नापने के लिए पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। सीज़मोग्राफ, इससे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी नापी जाती है। स्फिग्मोमैनोमीटर, ये एक फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ब्लड प्रेशर की मशीन को कहते हैं जिससे ब्लड प्रेशर हम नापते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। वोल्टमीटर, जिससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नापा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स थे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो इन सब के नाम आपको पता होने चाहिए। In the given plant names, Mangifera indica, Solanum tuberosum, Nicotiana tabacum, the word indica, Solanum, tabacum are referred respectively as। यहाँ पे 3 नाम दे रखे हैं इन्होंने। मैंगीफेरा इंडिका, ये मैंगो का बॉटनिकल नाम है। सोलेनम ट्यूबरोसम, ये पोटैटो का बॉटनिकल नाम है। और निकोटियाना तबेकम, ये टोबैको का है। इन तीनों में इन्होंने पूछा है कि जीनस कौन सा है और स्पीशीज कौन सा है। सबसे पहले जीनस को देखते हैं। ये एक ग्रुप होता है जिसके अंदर हर तरह के जानवर और पौधे आपको मिलेंगे, एनिमल्स और प्लांट्स हर तरह के, अलग अलग तरह के, वो उन सबको मिला के जो ग्रुप बनता है उसे जीनस कहते हैं।
और स्पीशीज़ एक पर्टिकुलर स्पीशी ही होती है। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे लड्डू लेते हैं। अब लड्डू एक जीनस है, पूरा ग्रुप है। अब उसमें हर तरह का लड्डू आएगा, आपका बेसन का लड्डू आएगा, बूंदी का लड्डू आएगा और ड्राई फ्रूट का लड्डू आ गया। तो 3-4 तरह के लड्डू जितने भी हैं वो सारे उस ग्रुप के अंदर आ गए। ग्रुप होगा वो जीनस। लेकिन उन ग्रुप में एक लड्डू हम लेते हैं जैसे बूंदी का लड्डू, तो वो बूंदी का लड्डू आपकी एक स्पीशी हो गई। अब उसमें भी छोटी बूंदी बड़ी बूंदी हो जाएगी, लेकिन वो सेम स्पीशीज़ है। बूंदी तो एक ही तरह की होती है, उसे छोटा बनाओ चाहे बड़ा बनाओ, वो स्पीशीज़ एक है। लेकिन जो दूसरे बेसन का लड्डू हो गया वो दूसरी स्पीशी हो गई। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिया है ताकि आप आसानी से समझ पाएँ स्पीशीज़ और जीनस में डिफरेंस। तो वापस क्वेश्चन में देखते हैं। मैंगीफेरा इंडिका में मैंगीफेरा जीनस होता है। जो पहले वाला वर्ड होता है वो हमेशा जीनस होता है और दूसरे वाला स्पीशीज़ होता है। तो मैंगीफेरा इंडिका में मैंगीफेरा आपका जीनस है और इंडिका स्पीशीज़ है। अब इन्होंने पूछा है इंडिका, तो वो आपका स्पीशी है। सोलेनम पूछा है वो आपका जीनस है और तबेकम पूछा है वो आपका फिर स्पीशीज़ है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें, स्पीशीज़, जीनस, स्पीशीज़। Karyokinesis are purified through the stages of the following. Which of the following is not a step of the process of karyokinesis? ये क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से आ गया। अगर आपने माइटोसिस मियोसिस पढ़ा है तो शायद इसका आंसर आपको पता होगा। माइटोसिस के अंदर आता है ये कार्योकाइनेसिस और उसकी 4 स्टेप्स होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। लेकिन ये ऑप्शन में प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज है और बीटा फेज दे रखा है, तो ये आपका गलत है आंसर। इसकी जगह टीलोफेज आएगा। It is reported that there is an ongoing decrease in the pH value of ocean because of global warming. It happens due to. देखो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ ध्यान से समझने से। ये कह रहे हैं कि ओशंस में पीएच वैल्यू घट रही है। अब ओशंस में हम देखें तो सॉल्ट वाटर होता है यानी एल्कलाइन वाटर होता है, तो पीएच वैल्यू एल्कलाइन होती है। 8.1 8.5 अराउंड उसका पीएच होता है। अब ये कह रहे हैं कि उसकी वैल्यू घट रही है और वो एसिडिक होता जा रहा है। एसिडिक हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, गर्मी बढ़ रही है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ओशंस एब्जॉर्ब करते हैं। बोला जाता है ना कि लंग्स ऑफ द वर्ल्ड अमेज़न फॉरेस्ट को बोला जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। लेकिन असल में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर कोई एब्जॉर्ब करता है तो वो ओशंस करते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी में जाएगी तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के कार्बोनिक एसिड बन जाता है। वैसे तो वो वीक एसिड कंसिडर किया जाता है, लेकिन एसिड तो एसिड होता है। अब जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन बढ़ती रहेगी ओशंस में तो उनका पीएच वैल्यू भी गिरता रहेगा, यानी कि वो एल्कलाइन से एसिडिक होता रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लार्जर अपटेक ऑफ CO2 बाय ओशन वाटर, कि हमारे ओशंस जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिस वजह से उनका पीएच वैल्यू घट रहा है। द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ओपनड इन 1857 वॉज इन। इंडिया के अंदर सबसे पहली यूनिवर्सिटी 1857 में बनी थी कोलकाता में। इसके अलावा मद्रास और बॉम्बे, इन दोनों में भी यूनिवर्सिटीज़ बनी थी और 1857 में ही बनी थी। लेकिन कोलकाता वाली यूनिवर्सिटी जनवरी में बनाई गई थी, सबसे पहले वही बनी थी। उसके बाद बॉम्बे में बनी थी जून या जुलाई में, और फिर उसके बाद मद्रास में बनी थी सितंबर अक्टूबर के आसपास। लेकिन ये तीनों बनी 1857 में ही थी। इसके अलावा बनारस है ऑप्शन में, तो बनारस में BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वो 1916 में बनी थी और उसे फाउंड किया था मदन मोहन मालवीय ने। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन इंडिया। इंडिया में जब हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करते हैं तो RBI के पास मेनली 3 चीज़ें होती हैं। RBI के गोल्ड स्टॉक्स, फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज और SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये 3 चीज़ें होती हैं। इसके अलावा RBI को मिनिमम 200 करोड़ फॉरेन रिजर्व रखना ही होता है। उस 200 करोड़ में 115 करोड़ का गोल्ड स्टॉक होता है RBI का। जो बचे हुए 85 करोड़ होते हैं उसमें होते हैं फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज, दूसरे देशों की करेंसी, और उसमें भी मेनली 5 करेंसीज होती हैं। एक US डॉलर, एक यूनाइटेड किंगडम का पाउंड स्टर्लिंग, एक चाइना का युआन, जापान का येन और यूरोपियन यूनियन का यूरो। ये 5 करेंसी होती हैं। इसके अलावा SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसे IMF करेंसी भी कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की करेंसी, और इसे पेपर गोल्ड भी कहते हैं। तो ये 3 चीज़ें होती हैं इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में। तो हमारा ऑप्शन बचा फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट।
ऐसा कोई चीज़ नहीं होती फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, सिर्फ ये 3 चीज़ होती हैं। द मेन कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज दैट सिराजुद्दौला नवाब था बंगाल का और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था, जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में हुई थी ये, और इसके होने के कई सारे रीज़न थे, लेकिन उनमें एक मेन रीज़न था दस्तक का गलत इस्तेमाल करना। फ्री ड्यूटी पास दिए थे नवाब ने ब्रिटिशर्स को, क्योंकि वो रेगुलर ट्रेड करते थे वहाँ पे, लेकिन फिर ब्रिटिशर्स ने उन पासेस का गलत इस्तेमाल किया और वो उन्हें वहाँ के लोकल्स को बेच भी देते थे। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वर्कर्स थे उन्होंने भी टैक्स देना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से नवाब के फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा बर्डन होने लगा था। तो एक मेन रीज़न ये भी था। इसके अलावा और कई रीज़न भी थे। एक ब्लैक होल ट्रेजेडी भी हुई थी। उसमें ये हुआ था कि नवाब ने किलों की घेराबंदी करने के लिए मना किया था अंग्रेज़ों को, लेकिन ब्रिटिशर्स ने नवाब की बात नहीं मानी और कैलकाटा फोर्ट का फोर्टिफिकेशन कर दिया, जिसकी वजह से नवाब को बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ पर जाके उसने किले को चारों तरफ से घेर लिया और जितने भी वहाँ पे ब्रिटिशर्स थे उन्हें खूब पेला। और एक कोठरी थी, उसमें कई सारे 123 जनों को डाल दिया और उसमें वो सफोकेशन की वजह से मर गए। बहुत छोटी सी कोठरी में बहुत सारे अंग्रेज़ों को उन्होंने ठूस दिया था वहाँ पे। सफोकेशन की वजह से बहुत लोग वहाँ मर गए। उसे बोला जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। जिसके बाद अंग्रेज़ों को भी बहुत गुस्सा आया और उन्होंने प्लान बनाया कि वो नवाब ऑफ बंगाल के ऊपर अटैक करेंगे, जिसके बाद ही आपकी बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट हुई थी। हु वॉज द फॉलोइंग वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध 563 BC में पैदा हुए थे लुम्बिनी में, नेपाल में है लुम्बिनी, और उनकी डेथ हुई थी 480 BC में कुशीनगर में। उनके कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है जो साथ के होते हैं, मतलब एक ही टाइम स्पैन में जिए होते हैं जो। तो उनके कंटेम्प्रेरी इन ऑप्शंस में से हैं वर्धमान महावीर। वो भी 540 BC में पैदा हुए थे कुंडाग्राम में, और उनकी डेथ हुई थी 468 BC में पावापुरी में। इन दोनों के अलावा एक हरियाणा का डायनेस्टी के फाउंडर है बिम्बिसार, वो भी इन दोनों के कंटेम्प्रेरी हैं, जिनका बेटा था अजातशत्रु। तो उनका भी नाम याद रखना। ये तीनों जने कंटेम्प्रेरी हैं, गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर और बिम्बिसार। द थिकनेस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन। देखिए, आपको पता होगा 2 तरह की ओजोन लेयर होती हैं, एक गुड और एक बैड। इन्होंने पूछा है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर, यानी जो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में होती है गुड ओजोन, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है सन की। और अगर इन्होंने ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का पूछा होता तो वो होती है बैड ओजोन, क्योंकि वो हीट को ट्रैप करती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। वो हीट को बाहर नहीं जाने देती। तो गुड ओजोन, बैड ओजोन, ये मैं आपको पहले वीडियोज़ में भी समझा चुका हूँ। अब इन्होंने पूछा है ओजोन को नापने की जो यूनिट होती है वो होती है डॉप्सन्स यूनिट। ओजोन की मोटाई नापी जाती है डॉप्सन्स यूनिट में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स 2024। 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज़ हो चुका है और इसमें इंडिया की रैंकिंग पिछले साल से एक पायदान गिर गई है। लास्ट ईयर थी 84 और इस साल है 85। इस साल टॉप किया है फ्रांस ने। इसके अलावा बाकी जो इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं उसमें भी देख लेते हैं क्या रैंकिंग है इंडिया की। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 40th। वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें भी 40th है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स और वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस इंडेक्स, इन दोनों में इंडिया की रैंकिंग 40th है। इसके अलावा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें 126 पोजीशन है, और ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें भी 126 पोजीशन है। तो ये 2 ऐसी रैंकिंग हो गई जिसमें दोनों की 126 है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भी और ग्लोबल पीस इंडेक्स में भी। इसके बाद डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 46th। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हंगर में 111। जब किसी को कोई भूखा है उसे खाना खिलाओगे तो बाद में शगुन का एक लिफाफा भी दे देना 111 का, ऐसे याद रख लेना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये सबसे ख़राब इंडेक्सेस में से है और इसमें रैंकिंग भी सबसे ख़राब है, 161। सबसे पीछे का नंबर इसी में है, 161 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस थे। ये अभी के हिसाब से पूरे अपडेटेड है, तो किसी भी एग्जाम में जाने से पहले इन्हें ज़रूर रिवाइज करके जाने एक बार। द मुगल एम्परर हु प्रोहिबिटेड द यूज़ ऑफ टोबैको वॉज। ऐसा मुगल एम्परर जिसने अपने टाइम में टोबैको के ऊपर बैन लगा दिया था वो था जहांगीर। इसके साथ ही एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं जितने भी मुगल किंग्स थे उनकी। सबकी नहीं, वैसे तो कई सारे थे, पर ग्रेटर मुगल्स की। ग्रेटर मुगल्स में 6 आते हैं। सबसे पहले आता है बाबर, जो 1526 में आया था बैटल ऑफ पानीपत के बाद। उसका रेन था 1526 से 1530 तक का। उसके बाद आया हुमायूं, उसका बेटा।
1530 से 1540 तक। उसके बाद सूरी डायनेस्टी आई थी, शेर शाह सूरी वाली, वो 1540 से 55 तक रहे थे। उसके बाद दोबारा हुमायूं की रेंज शुरू हुई थी, 1555 और 56 2 साल हो रहा था। उसके बाद अकबर आ गया था 1556 से 1605 तक। फिर जहांगीर 1605 से 1627, इसी बीच उसने टोबैको के ऊपर बैन लगाया था। जहांगीर का बेटा शाहजहां 1627 से 1658 तक, और फिर औरंगज़ेब 1658 से 1707 तक। ये 6 मुगल्स ग्रेटर मुगल्स कहलाए जाते हैं, क्योंकि इनके टाइम पर ही मुगल्स का शासन अच्छा चला था। उसके बाद से लेटर मुगल्स शुरू हो जाते हैं 1707 के बाद से, बहादुर शाह फर्स्ट के बाद, और वो उसके बाद से फिर डिक्लाइन शुरू हो गया था। तो वो हम किसी डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे उनका। अभी के लिए इतना याद रखते हैं कि ग्रेटर मुगल्स में 6 आते हैं, और टोबैको के ऊपर बैन लगाया था जहांगीर ने। विच लाइन पासिस थ्रू गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच इंडियन स्टेट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है इंडिया से, इंडिया की 8 स्टेट से, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है जिसका। पूरी अर्थ में 3 लाइनें होती हैं। एक सबसे बीच वाली इमेजिनरी लाइन, जिसे इक्वेटर कहते हैं, जो अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करती है। इक्वेटर से ऊपर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया की 8 स्टेट से होकर गुजरता है। उन 8 के नाम लाइन वाइज ऐसे ही आपको पता होने चाहिए: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। और इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इससे इन तीनों लाइनों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऐसी कौन सी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है? कॉन्गो नदी है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ से इक्वेटर भी निकलता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरता है जहाँ से? तो पूरी दुनिया में ऐसा एक ही देश है, ब्राज़ील। ऐसे बहुत सारे 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं जो इन तीनों लाइनों से रिलेटेड हैं और पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू फॉरेस्ट एरिया? पूरी इंडिया में फॉरेस्ट एरिया है 24.6%। अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश में है एरिया वाइज। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो मिज़ोरम का नाम आएगा सबसे पहले। दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, चाहे एरिया वाइज देखा जाए या परसेंटेज वाइज देखा जाए, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश ही है। ठीक है, पर इसमें कंफ्यूज मत होना कि एरिया वाइज पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, और परसेंटेज वाइज पूछा जाए तो मिज़ोरम में। मैच द फॉलोइंग समिट्स एंड वेन्यूज़ फॉर द ईयर 2023। ये 4 मीटिंग हुई हैं 2023 में, और हमें ये बताना है कि इनके वेन्यू कहाँ कहाँ थे। सबसे पहली है ब्रिक्स, ये हुई थी साउथ अफ्रीका में। दूसरी G20, ये तो सबको पता ही होगा, इंडिया में हुई थी G20। और तीसरी नेटो समिट हुई थी इस साल विल्नियस में। विल्नियस है लिथुएनिया की कैपिटल। और लास्ट है आसियान समिट इस साल हुई थी इंडोनेशिया में। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। हु इनिशिएटेड द चिपको मूवमेंट इन इंडिया? इंडिया के अंदर चिपको मूवमेंट की शुरुआत की थी सुंदरलाल बहुगुणा ने। ये 1973 में स्टार्ट किया गया था उत्तराखंड में। इसमें जब डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होने लगी थी, पेड़ों को काटने ज़्यादा लगे थे, तो ये लोग जाके ट्री को गले लगा लेते थे, पेड़ को हक कर लेते थे, और उससे लोग फिर काटने से बचा लेते थे उन्हें। तो ये चिपको मूवमेंट था। और इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, इकोलॉजी इज़ परमानेंट इकोनॉमी। तो ये भी याद रखना। हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया के पहले प्रधानमंत्री सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू थे। पहले प्रेसिडेंट भी सबको पता है, राजेंद्र प्रसाद थे। वैसे ही जो पूरा कैबिनेट था उसे भी एक बार देख लेते हैं। पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के शनमुगम चेट्टी। अगर पहले रेल मिनिस्टर की बात की जाए तो वो थे जॉन मथाई। पहले होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह। और अगर फॉरेन मिनिस्टर की बात की जाए तो फॉरेन मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर ही थे जवाहरलाल नेहरू। ये 6-7 जने हैं, इनके नाम याद रखना। पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम पता होने चाहिए आपको। हु वॉज नेम्ड टाइम मैगजीन्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023? 2023 में टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है लियोनेल मेसी को। अलग अलग मैगजीन्स होती हैं और वो अलग अलग प्लेयर्स को अवार्ड देती हैं। जैसे अगर टाइम मैगजीन का इसमें पूछा है तो लियोनेल मेसी को मिला है। अगर प्यूबिटी का पूछा जाए, प्यूबिटी भी एक मैगजीन है और उन्होंने ये अवार्ड दिया है विराट कोहली को। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने के बाद ही आंसर करना कि कौन सी मैगजीन का पूछा हुआ है। अगर टाइम मैगजीन का पूछा है तो लियोनेल मेसी को अवार्ड मिला है, और अगर प्यूबिटी का पूछा है तो एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड विराट कोहली को मिला है। हु हैज़ रिसेंटली वॉन द आबू धाबी ग्रैंड प्री?
अगर 2023 में ग्रैंड प्री रेसेस का देखा जाए तो ज़्यादातर रेसेस मैक्स वर्स्टैपन ने जीती हैं और आबू धाबी ग्रैंड प्री भी उन्होंने ही जीती है। आपको खाली 3 रेसेस का याद रखना है, सऊदी अरेबिया और अज़रबैजान, ये दोनों रेसेस जीती हैं सर्जियो पेरेज ने, और सिंगापुर ग्रैंड प्री जीती है कार्लोस सेंस ने। इसके अलावा पूरे साल जितनी भी ग्रैंड प्री की रेसेस हुई हैं, कहीं भी हुई हो इन तीनों के अलावा, तो वो सारी मैक्स वर्स्टैपन ने जीती हैं। ओके गाइस, तो ये आपका छठा पार्ट पूरा हो चुका है बेस्ट 500 का। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किसी भी एग्जाम में जाने से पहले इनका अच्छे से रिवीजन करना, मन लगा के पढ़ाई करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।